दोस्तों दिल्ली कैपिटल और मुंबई इंडियंस के मैच में जो होने वाला है ऐसा आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। जी हां, मुंबई इंडियंस के लिए ये मैच उतना इजी होगा नहीं जितना इजी आप लोगों के दिमाग में चल रहा है। ये मैच बिल्कुल 50-50 रहने वाला है और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दिल्ली कैपिटल के पास में बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी है और मेरे प्रेडिक्शन पर आप सवालिया निशान खड़े नहीं कर सकते हो क्योंकि अभी तक हमने जो वीडियोस में बातें की हैं वैसा का वैसा ही मैच के अंदर हमने देखा भी है। दोस्तों तुक्के हम लगाते नहीं, आप सभी लोगों को पता है, हम प्योर प्रेडिक्शन पर काम करते हैं, सिर्फ लक पर हम डिपेंड नहीं रहते। अगर हम कल के ही मैच की बात करें जो चेन्नई और पंजाब के बीच में मैच खेला गया था, हमने वीडियो के अंदर बातें की थी, नए लड़कों के बारे में बात की थी, प्रियांश आर्या, प्रभ सिमरन के बारे में बात की थी, आयुष महात्रे के बारे में हमने डिस्कस किया था और साथ ही साथ पावर प्ले के स्कोर प्लस जो टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स के परफॉर्मेंस की बात की थी। सब कुछ वैसा का वैसा मैच के अंदर हमने देख भी लिया और जो हमने देखा कि 200 प्लस के विकेट्स हमें देखने मिल रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर आप बल्लेबाजों को ड्रॉप करके सिर्फ गेंदबाजों के पीछे जाओगे तो ये बेवकूफ़ी है। हमारे कई सारे ओपोनेंट ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ गेंदबाजों को टीम में रखा, बल्लेबाजों के बारे में विचार तक नहीं किया। चलिए दोस्तों, अब आज के मैच के बारे में बात कर लेते हैं कि आज के मैच में आखिर होना क्या है। मैच दिल्ली और मुंबई के बीच में होगा। कौन कौन से प्लेयर्स आपके लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि एक बैलेंस कॉम्बिनेशन हमें रेडी करना है। लेकिन इसके पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बड़ी मिस्टेक कर रहे हो दोस्तों। बड़ी गलती तो यही है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से दोबारा मुलाकात कैसे हो पाएगी। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में ना टेलीग्राम ज्वाइन करो। जितने भी लोग अभी तक टेलीग्राम पर आए हैं सभी संतुष्ट हैं और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल 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 फ्री है। जल्दी से ज्वाइन कर लो। अब बात करते हैं सबसे पहले वेन्यू के बारे में। दोस्तों सारी चीजें नोट कर लेना, कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, आराम से चाय का कप लो और वीडियो को ध्यान से देखते रहना। सुबह का चाय का जो प्याला है ना, वो हमारी वीडियो के साथ में शुरू होना चाहिए। चलिए लाइक कर दीजिए सबसे पहले वीडियो को और आगे बढ़ते हैं। अब जो मैच है ना, कहाँ होगा? अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में। मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा, हर एक छोटी से छोटी चीज़ आपके सामने रखूंगा। देखो अरुण जेटली जो ग्राउंड है ना दिल्ली का, वो छोटा सा ग्राउंड है। अब छोटा सा ग्राउंड है और जो मैच ये होने वाला है ये होगा पिच नंबर 6 पे। पहले ही आपको बता दे रहा हूं कि पिच नंबर 6 पर मैच होगा। इस पिच के ऊपर जब आखिरी मैच खेला गया था जिसमें हैदराबाद और कोलकाता आमने सामने थी, इसमें 278 रन बने थे। कितने रन बने थे? 278 रन। ठीक है, वो भी सिर्फ 3 विकेट गंवाकर। तो ध्यान रखिएगा, जो विकेट है वो प्योर बैटिंग विकेट है। अब हालांकि मैच दिन का है, आपको ड्यू देखने नहीं मिलेगा और दिन के मैच में हम इतने बड़े स्कोर की तो शायद बात ना करें। हो सकता है कि स्पिनर्स अच्छा कर जाएं, इसी वजह से लगभग 221-222 वाला जो स्कोर है वो मैं कम से कम मान के चल रहा हूं। इसके अलावा दोस्तों ग्राउंड जो वेदर है उसमें आपको थोड़े बहुत थंडर स्टॉर्म्स देखने मिल जाएंगे, तूफानी हवाएं आपको देखने मिल जाएंगी और बादल छाए रहेंगे। ये कुछ चीज़ें आपको देखने मिलेगी। ठीक है, अब इस मैदान पर हुआ क्या है ज़रा वो देख लेते हैं। टोटल 149 मैचेस हो चुके हैं, जिनमें ज़्यादातर मैचेस चेस करने वाली टीम ने जीते हैं। लेकिन ये मैच दिन वाला है तो मैं कहूँगा कि पहले बैटिंग कर लेने में ज़्यादा फायदा है। ठीक है, अब आप यहाँ पर आएँ और आपको क्या देखने मिलेगा? हैदराबाद ने 278 बनाया था, ये वही वाला विकेट है जिसके बारे में अभी हमने बात की थी, और केकेआर ने 168 किया था। इस मैच में क्लासेन ने नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए 105 का स्कोर किया। इसके पहले चेन्नई ने 187 बनाया था, उसमें आयुष महात्रे का 43 का स्कोर था, ये भी ओपन कर रहे थे। 199 का स्कोर आया, तब 112 बनाया था केएल राहुल ने, और जब केकेआर ने 204 किया तो अंगक्रेश रघुवंशी का 44 था। अब 4 में से अगर 3 मैचेस में आपको टॉप ऑर्डर स्कोर करके दे जा रहा है तो हमारे क्या दोस्तों दिमाग में भूसा भरा है, बिल्कुल सामने बिल्कुल तय जो चीज़ें हमें दिख रही हैं कि भैया टॉप ऑर्डर की तरफ हमें जाना चाहिए। अब दोनों टीमों का टॉप ऑर्डर कौन कौन सा है? एक तरफ आपको मिलेंगे रेयान रिकल्टन और रोहित शर्मा, तो वहीं दूसरी तरफ आपको मिलेंगे केएल राहुल। केएल राहुल एक अच्छी चॉइस मैं कहूँगा। ठीक है, अभी आप सेकंड इनिंग की तरफ देखें और पथुम निशंका भी बेहतर चॉइस है, उनको आप कम नहीं आंक सकते। मनीष पांडे नंबर 7 पर थे क्योंकि केकेआर गंदा खेल रही थी। यहाँ से वैभव सूर्यवंशी का 57 था, फेफ डुप्लेसिस का 62 था और यहाँ पे साई सुदर्शन का 108 था। तो ओवरऑल अगर हम ये देखें तो सेकंड इनिंग में भी आपको टॉप ऑर्डर के स्कोर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे स्पिनर्स का रोल कितना है ज़रा ये देखो आप, 5 विकेट, 10 विकेट, यहाँ पर 10 विकेट और यहाँ पर 1 विकेट। तो एक चीज़ आप समझिएगा
कि स्पिनर्स को टीम में रख लीजिएगा, अगर स्पिनर है जैसे कि अक्षर पटेल, विपरज निगम, कुलदीप यादव, पटकिएगा इनको टीम के अंदर। दूसरी तरफ से ज़रूर थोड़ी सी कमज़ोर है, मयंक मार्कंडे मिलेंगे, उतने बेहतर स्पिनर नहीं है, तो वहाँ ज़रूर आप छोड़ने का रिस्क ले सकते हो। अब रही बात दोस्तों पावर प्ले की, तो 79 पे 0, 68 पे 3 विकेट, 79 और 45, मतलब लगभग 50 रन तो बनेंगे ही बनेंगे। अब सेकंड इनिंग में 59 पे 2, 59 पे 0, 58 पे 2 और 56 पे 1 विकेट, एक एक विकेट दोनों इनिंग के अंदर आ जाएगा और 50 रन बहुत आराम से क्रॉस होंगे। पहली इनिंग में 60 रन भी क्रॉस हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, अगर आप लोगों ने नोट कर लोगे तो एक बेहतर कॉम्बिनेशन रेडी कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं और दोनों टीम्स के हेड टू हेड की बात करेंगे। अब देखो भाई, मुंबई ने 180 किया, दिल्ली ने 121 कर पाया था, जिसमें सूर्य कुमार यादव का 73 था, स्टार्क के सेंटनर के 3 थे और बुमराह के भी 3 विकेट थे। चूंकि सेंटनर हो सकता है कि इस मैच में खिलाए जाए। अब यहाँ पे समीर रिजवी 39 और मुकेश कुमार के 2 विकेट थे। इसके पहले जो एक और मैच हुआ जिसमें रिकल्टन का 40 था, वर्मा का 59 था, नमन धीर के 38 थे और करण शर्मा जो कि इस टीम में नहीं है, सेंटनर को 2 विकेट मिले। तो यहाँ पे करुण नायर के 89, अभिषेक पोलार्ड का 33, विपरज निगम के 2 और कुलदीप यादव के 2 विकेट थे। हालांकि पिछले दोनों मैचेस जो हैं वो मुंबई के खाते में गए हैं। अब सबसे पहले हम दिल्ली कैपिटल की संभावित 11 की बात करते हैं। देखो बैटिंग इनके पास कहां तक है, बैटिंग है इनके पास में विपरज निगम तक। विपरज निगम अच्छा खासा बल्ला चला लेते हैं। गेंदबाजी में अगर आप लुंगी एनगीडी की गेंदबाजी देख रहे हैं, जो कमाल का ये स्लोअर वन यूज कर रहे हैं, जो ड्वेन ब्रावो वाला, जो डीजे ब्रावो वाला स्लोअर वन इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से इन्होंने लास्ट मैच में पूरन का विकेट भी निकाल दिया था और कमाल की गेंदबाजी रही। नई गेंद के साथ में आपको जनरली गेंदबाजी करते हुए कौन मिलेगा, नई गेंद से गेंदबाजी करते हुए आपको मुकेश कुमार और इनके साथ में आपको लुंगी एनगीडी मिल जाएंगे। टी नटराजन का इस्तेमाल मिडिल और डेथ ओवर में आप देख पाएंगे, जो कि बहुत अच्छा रहा था लास्ट मैच के अंदर। कुलदीप यादव आपको मिडिल ओवर्स में मिलेंगे। अक्षर पटेल पावर प्ले में लगभग 1 ओवर तो डाल ही जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ना बैटिंग में निशांका और राहुल है, नंबर 3 पे नीतीश राणा थे, इनको चेंज करके करुण नायर को खिला ले तो बेहतर रहेगा। रिजवी, पटेल, स्टब्स, मिलर और विपरज निगम आपको मिल जाने वाले हैं। अब अगर हम सबसे पहले वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें, वेन्यू रिकॉर्ड क्या कहता है, केएल राहुल जो है वो एवरेज 36 का इस मैदान पे मेंटेन कर रहे हैं, जिसमें एक बार 100 बनाया हुआ है। फिर इसके बाद अगला नाम है नीतीश का, जिनका रिकॉर्ड बहुत खराब है। ट्रस्टिन स्टब्स का 55 का बैटिंग एवरेज है, इस मैदान के ऊपर पसंद करते हैं बैटिंग करना, एक 50 भी बनाया है। अक्षर पटेल का 35 और डेविड मिलर का 31 का एवरेज है। लगभग सभी प्लेयर जिनको मौका मिला है सभी ने इस मैदान पे 50 बनाया है। इसीलिए मैंने कहा कि बैटिंग विकेट है प्लस छोटा ग्राउंड है। अब आप यहाँ स्ट्राइक रेट देखेंगे तो लगभग सभी का 140 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है, सिर्फ डेविड मिलर को छोड़कर। 140 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से मतलब समझ रहे हो ना, तो कि आपको 200 रन तो लगभग देखने मिल ही जाएंगे। अब गेंदबाजी की अगर हम बात करें तो पटेल के पास में मैच से भी कम विकेट है, ऐसा ही विपरज निगम का है, ऐसा ही कुलदीप यादव का है, मुकेश कुमार का भी सेम है। बस लुंगी एनगीडी ने 3 में 4 और टी नटराजन ने 4 में 6 विकेट इस मैदान पर पहले निकाले हुए हैं। मतलब ये वो 2 प्लेयर, 2 बॉलर हैं जो भरोसेमंद है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं निशांका की। निशांका तगड़ी फॉर्म में थे, लेकिन लास्ट मैच के अंदर जिस तरह से बैट चला रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक था टीम के लिए। पतुम निशांका अनएक्सपेक्टेड प्लेयर रहेंगे तो सिर्फ ग्रैंड लीग में आपके काम आएंगे, वो भी एज अ कैप्टन या फिर एज अ वाइस कैप्टन। आप इनको एज अ प्लेयर मत रखना टीम में। एक टीम में रख रहे हो तो कैप्टन बना लो, एक टीम में रख रहे हो तो वाइस कैप्टन बना लो। पर आप सोच रहे हो कि मैं इनको एज अ प्लेयर पटकूं, तो और हमारे पास बेहतर चॉइसेस है जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने ये 3 बार आउट हुए हैं। सामने वाली टीम पे जसप्रीत बुमराह हैं, उतना इजी होगा नहीं इनके लिए। फिर आते हैं केएल राहुल, जिनको बुमराह ने 2 बार आउट किया है 118 गेंदों में। तो ये कोई खास बैटल नहीं है, आपने ये 20 ओवर डालकर किसी बल्लेबाज को 2 बार आउट कर दिया तो, हालांकि उतने रन भी नहीं बनाए थे लेकिन फिर भी बैटल नहीं कहूंगा इसको मैं। ट्रेंट बोल्ट ने 70 में 3 बार आउट किया है, ये एक ठीक बैटल है। और शार्दुल ठाकुर ने 43 बॉलों में 2 बार आउट किया है, ये भी एक ठीक ठाक बैटल है, पर यहाँ स्ट्राइक रेट थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। वैसे तो शार्दुल ठाकुर के साथ में सभी का स्ट्राइक रेट ज़्यादा ही रहेगा।
पहले बैटिंग करते हुए 350, सेकंड बैटिंग करते हुए 450 किया है। राहुल जो है वो आपके लिए कंफर्म चॉइस है। आप कहोगे कैप्टन बनाऊं या ना बनाऊं, तो ये सिर्फ ग्रैंड लीग में वाइस कैप्टन का काम कर सकते हैं, जीएल का तो नहीं हो पाएगा। अब आप आ जाइए नीतीश राणा पे। दोस्तों ये खिलाड़ी ना बहुत ही गंदा खेला था लास्ट मैच के अंदर, अगर ये 100 भी बनाता ना तो मैं थोड़ा विचार करता है इन पे, पर अभी मेरी टीम में नहीं है। शार्दुल ने इनको 2 बार और हार्दिक ने भी इनको 2 बार पहले आउट किया है, वो भी सिर्फ 27-28 गेंदों के अंदर। अब हम बात कर रहे हैं अगला नाम समीर रिजवी। 70 का स्कोर किया था, 18 इनिंग 467 रन है। तो स्टार्टिंग में ना थोड़े से अनकंफर्टेबल नजर आए थे, मुश्किल लग रही थी, बैट पर बॉल नहीं आ रहा था, पर बाद में आकर स्कोर किया है। तो समीर रिजवी ना मेरे लिए उतनी बेटर चॉइस नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग अच्छी नहीं रही थी इनकी। इसके बाद आपको जो 2 नाम मिलेंगे, एक तो स्टब्स का है, एक अक्षर पटेल का है। अक्षर पटेल बिल्कुल कंफर्म है, कैप्टनसी की दौड़ में है, क्योंकि लगभग अपने 4 ओवर पूरे डालेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आपको बैटिंग भी प्रोवाइड करेंगे, इसलिए ये मेरे लिए कैप्टनसी की चॉइस है। बुमराह ने इनको 4 बार और ट्रेंट बोल्ट जो कि लेफ्ट आर्म है वो इनको परेशान कर सकते हैं। इसके बाद अगला नाम आता है ट्रस्टिन स्टब्स का। यहाँ मुझे बात करने की आवश्यकता नहीं है, अगर टीम पहले बैटिंग कर रही है आंख बंद करके रखो, सेकंड बैटिंग अगर कर रही है तो थोड़ा सा आंख खोलकर लेकिन रखना ज़रूरी इनको, क्योंकि एक बेहतर ऑप्शन रहेगा। इसके बाद अगला नाम है डेविड मिलर। दोस्तों किलर मिलर का इस्तेमाल लास्ट के 3 या 4 ओवर्स के लिए होने वाला है, स्लॉग ओवर्स में। वहाँ आकर अगर ये 10 गेंद में 15 गेंद में 50 कर भी देती तो उतना बेहतर ऑप्शन नहीं होगा। इसीलिए जो डेविड मिलर है वो मेरी स्मॉल लीग की टीम में जगह नहीं बना पाएंगे। जसप्रीत बुमराह ने इनको 2 बार पहले आउट किया है, और इसके अलावा हार्दिक पांड्या भी इनको 2 बार पहले आउट कर चुके हैं। इसके बाद लुंगी एनगीडी तो आपके लिए कंफर्म है, कैप्टनसी की दौड़ में भी रहेगा, क्योंकि जो वेरिएशन यूज़ कर रहे हैं वो बहुत कमाल है। सेम कुलदीप यादव भी हैं, जिनके लिए ये ग्राउंड होम ग्राउंड है, और अभी के लिए मेरी टीम में जगह बना रहे हैं। अब दोस्तों अगर आप कहो कि विपराज निगम को, तो ये ठीक बल्लेबाज है, ठीक बॉलर है, पर बहुत कमाल नहीं कहूँगा, इसलिए ये मेरी टीम से बाहर है। नंबर अगला जो आएगा वो टी नटराजन का है। 33 में 44 विकेट है। दोस्तों ये कम से कम 2 ओवर जो है ना वो डेथ में डालेंगे। टी नटराजन कम से कम 2 ओवर डेथ में आएंगे, और डेथ में विकेट के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो आप चाहो तो नटराजन को ट्राई करना बिल्कुल मत भूलिएगा जीएल के टीम्स में। अब अगला नाम है मुकेश कुमार। 23 में 29 विकेट है। यहाँ मैं दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, 1 विकेट मान के चल रहा हूँ, अगर आ भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिएगा मुंबई की स्थिति क्या है। मुंबई के पास में पहले तो शार्दुल ठाकुर तक बहुत अच्छी बल्लेबाजी, थोड़ी बहुत नहीं बहुत अच्छी बल्लेबाजी है, और थोड़ी बहुत बैटिंग है, गजनाफर भी कर लेता है, ठीक है। अब इनको बैटिंग देंगे नहीं देंगे वो एक अलग बात है। अब आप यहाँ पर देखें, शर्मा जी और रिकल्टन ओपन कर रहे हैं। सारे के सारे प्लेयर वो हैं जो अंतर्राष्ट्रीय खेल चुके हैं, मतलब डोमेस्टिक खिलाड़ी को अगर हटा दें तो लगभग सभी ने अंतर्राष्ट्रीय भी खेला है, वर्ल्ड कप में भी आए हैं, और टॉप 4 में भी आए थे। सारे वो प्लेयर आपको लगभग मिल जाते हैं। अब आप देखिएगा मुंबई की जो टीम है उसमें रोहित शर्मा का रिकॉर्ड है 32 का एवरेज इस मैदान के ऊपर, जिसपे 4 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। अगला नाम है सूर्य कुमार यादव का, जिनका 18 का एवरेज है। तिलक वर्मा का 40 है, 4 बार 50 से ऊपर का स्कोर, और 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर, 4 मैचेस खेले हुए हैं। हार्दिक पांड्या का रिकॉर्ड भी कुछ ठीक नहीं है, बस हार्दिक पांड्या से प्लस पॉइंट है कि वो बॉलिंग कर लेते हैं और कई बार बल्क में विकेट आ जाते हैं, इसलिए हार्दिक पांड्या आपके लिए ज़रूरी रहेंगे। इसके बाद शार्दुल ठाकुर, ट्रेंट बोल्ट, मयंक मार्कंडे और बुमराह। अब शार्दुल ठाकुर का रिकॉर्ड देखिए कुछ खास नहीं, बोल्ट और बुमराह पर हमें नज़र वैसे भी दिमाग नहीं गड़ाना है। और रही बात मार्कंडे की, तो 3 में 5 विकेट इनके पास में मौजूद है। अब सबसे पहला नाम है शर्मा जी। अच्छा दोस्तों, शर्मा जी इस मैच में कितना स्कोर करने वाले हैं? क्या एक बार फिर से 50 आएगा या फिर जल्दी विकेट गवा देंगे? ये चीज़ मुझे थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब आप यहाँ देखें, चेस करते हुए अलग ही लेवल पर चले जाते हैं, लेकिन जब पहले बैटिंग की बात आएगी ना, तब तो हम बिल्कुल छोड़ने का जो रिस्क है वो ले सकते हैं, अगर पहले बैटिंग करते हैं तो। इसके बाद लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने ये 9 बार पहले आउट हो चुके हैं टी नटराजन, और अक्षर पटेल इनको 3 बार पहले आउट कर चुके हैं। इसके बाद अगला नाम आता है रिकल्टन का। रिकल्टन कमाल का प्लेयर है, बहुत कमाल का प्लेयर है, अच्छी चॉइस है। रिकल्टन टीम में रहेगा। पिछले मैच में 81 का स्कोर किया, 39 का एवरेज, 750 2 शतक है। अगर इनकी जगह कोई और प्लेयर होता ना तो वो 81 रन के बाद से ही सिंगल लेना शुरू कर देता और उसके 100 रन जरूर पूरे होते। अब वो कौन है उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। अभी आप यहाँ पर देखिए, कुलदीप यादव ने इनको 2 बार आउट किया है। तो ये जो विकेट्स आएंगे ना, ये नीचे ही आएंगे कुलदीप यादव के आसपास, तो वहाँ तैयार रहना है इस टीम को। इसके बाद सूर्य कुमार यादव
सूर्य कुमार यादव का देखो आईपीएल का तो 47 का बैटिंग एवरेज है, लेकिन पिछला एक साल उतना अच्छा रहा नहीं है। तो अब ये तय करेगा पहले बैटिंग या सेकंड बैटिंग। सेकंड बैटिंग में रख लेंगे, लेकिन पहले बैटिंग में हम थोड़ा सा नीचे तक और आ सकते हैं। इसके बाद अगला नाम आपको मिलता है तिलक वर्मा। तिलक वर्मा अच्छी चॉइस है, आप सभी जानते हैं 38 का एवरेज, दोनों इनिंग्स में 50 किए हुए हैं। अगर टीम सेकंड बैटिंग करती है तो ये एक अच्छा प्लेयर है, अगर आप सूर्य कुमार यादव से रिप्लेस करना चाहते हो तो। अब बात आती है कप्तान हार्दिक पांड्या की। काफ़ी सारे लोग अपने कॉम्बिनेशन में इनको कैप्टन बनाना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों क्या ये 4 ओवर पूरे डालेंगे? क्या इनकी बैटिंग की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? बहुत सारे सवाल हैं। इसी वजह से जो हार्दिक पांड्या है ना, ये एज अ प्लेयर टीम में रहेंगे। कैप्टन वाइस कैप्टनसी की दौड़ में सिर्फ टॉस के बाद तय होंगे कि अगर टीम पहले बैटिंग कर रही फिर तो हम वाइस कैप्टन इसलिए बना सकते हैं क्योंकि बैटिंग आ जाएगी। ठीक है, राइट आर्म फास्ट बॉलिंग और राइट आर्म मीडियम इनको ज़्यादा परेशान करता है, और दोनों इनिंग्स में अभी हालत फिलहाल में 50 नहीं है पिछले एक साल के अंदर। इसके बाद नमन धीर की बैटिंग शायद ना आ पाए, तो ये उतने इंपॉर्टेंट पिक नहीं रहेंगे। इसके बाद है रदरफोर्ड। दोस्तों ये बहुत तगड़ा पिक है, बहुत ही तगड़ा प्लेयर है। अगर क्वेश्चन मार्क लगा लेना, मतलब अगर ऐसा हो जाए कि टॉप ऑर्डर ना चले, मान लीजिए टॉप ऑर्डर ना चले, तो फिर आप रदरफोर्ड से एक अच्छे स्कोर की उम्मीद कर सकते हैं। जीएल में जब आप टॉप ऑर्डर को छोड़ रहे हो, वहां पर इनको एक टीम में रखो और अपना कैप्टन बना कर देखिएगा, तो आपके काम बन सकते हैं। सिर्फ जीएल की हम बात कर रहे हैं और लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने ये परेशान हुए हैं। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ मिलते हैं शार्दुल ठाकुर, जिनको विकेट मिले थे, पर मेरे लिए अभी भी इंपॉर्टेंट पिक नहीं है। ट्रेंट बोल्ट एक अच्छा ऑप्शन है 57 में 62 विकेट के साथ में, और लास्ट में है बुमराह। यहाँ पर तो ऑब्जेक्शन लेने की आवश्यकता किसी की है ही नहीं, तो बुमराह टीम में रहेंगे। तो साथ में अल्लाह गजनाफर की अगर बात करें तो ये अभी मेरी टीम में नहीं है, और ना ही मयंक मारकंडे हैं। ये दोनों स्पिनर वैसे तो ठीक कहूँगा, एवरेज कहूँगा, लेकिन ये ज़रूरी अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं क्योंकि जो विकेट है वो बहुत हद तक टर्निंग ट्रैक रहने वाला है। अब हम बात करें अगर कैप्टन वाइस कैप्टनसी के बारे में, यहाँ तक अगर आपको सारी चीज़ें हमारी समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके मुझे बताओ, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर देखा आप अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, केएल राहुल 90% फिनिश हो गए। फिर कुछ बचते हैं राहुल, एनगीडी और रिकिल्टन के साथ में, तो आप इनको ट्राई करिएगा, रिस्क लीजिएगा। अब ज़रा टीम कॉम्बिनेशन देख लेते हैं भाई। देखो केएल राहुल, रिकल्टन रहेंगे, शिखर धवन, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन। यहाँ से बोल्ट और बुमराह, यहाँ से कुलदीप और एनगीडी। कैप्टन अक्षर पटेल रहेंगे, वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या रहेंगे। अब जो भी फेरबदल होगा ना टॉस के हिसाब से, वो मैं आपको करूँगा कहाँ, टेलीग्राम पे शेयर। तो अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं हो तो अभी जाकर ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, मुलाकात होगी आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।